Okay, so we are doing paper 1 of Pure Maths 1. 9709 is the code. Variant is 2. Paper 1-2 हम अटेम्प्ट कर रहे हैं आज की क्लास में. This is paper May June 2023, summer 2023 का पेपर है. The time for this paper is 1 hour 50 minutes. ठीक है. The instruction are seen जो आप पहले से देखते हुए आ रहे हो कि आपके पास इसमें कैलकुलेटर्स अलाउड हैं और आपने कोई भी ग्राफ से कोई ग्राफिकल चीज ड्रॉ करनी है, कोई भी डायग्राम ड्रॉ करनी है, यू कैन यूज द एचबी पेंसिल. अदरवाइज यू हैव टू यूज द डार्क ब्लैक और डार्क ब्लू पेन फॉर द वर्किंग. यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं. कोई रिमूवर, कोई वाइटो वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना. ठीक है ना. कैलकुलेटर यू शुड यूज कैलकुलेटर वेरी अप्रोप्रिएट. सारी वर्किंग तो शो करनी है, कैलकुलेटर यूज करें लेकिन वर्किंग भी प्रॉपर्ली शो करें. लास्ट पॉइंट जो है, गिव नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिक फिगर. फॉर एग्जांपल आप एरिया निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, उसको बेटा थ्री सिग्निफिक फिगर में आंसर देंगे. लेकिन जो एंगल्स होंगे बेटा, एंगल को अगर डिग्री वाला एंगल है, इफ द एंगल इज ऑफ डिग्री, तो बेटा आप उसको वन डेसिमल प्लेस में आंसर देंगे, उसको थ्री सिग्निफिक फिगर में आंसर नहीं देंगे, उसको वन डेसिमल प्लेस में आंसर देंगे इफ द एंगल इज इन डिग्री. अगर सवाल में कुछ और लेवल ऑफ एक्यूरेसी मेंशन किया गया है कि भाई 5 सेकंड फिगर या 4 सेकंड फिगर में आंसर दें, या 2 सेकंड फिगर में आंसर दें, या वन डेसिमल प्लेस में आंसर, कुछ और उसने अगर बोल दिया है तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे. हम फिर जनरल रूल को फॉलो नहीं करेंगे. अच्छा, पेपर जो है वो 75 मार्क्स का है. पेपर टोटल 75 मार्क्स का है. 1 hour 50 मिनट्स का पेपर होता है. लेट्स स्टार्ट दिस पेपर. इन क्वेश्चन नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सच दैट, कह रहे कर्व की इक्वेशन है कि उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है dy by dx इज गिवन. उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है फॉर x इज ग्रेटर देन 3. द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 4,5. कर्व 4,5 से पास कर रहा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. देखो बेटा, हमें कर्व की इक्वेशन मालूम करनी है. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कर्व इक्वेशन, हमें बेसिकली y की वैल्यू मालूम करनी है. y इक्वल टू समथिंग. तो यहां पर तो डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो हमें डेरिवेटिव का एंटी करना होगा, दैट इज इंटीग्रेशन. वी आर गोइंग टू सेपरेट दी वेरिएबल्स. जैसे dy मैंने यहीं पर रहने दिया 4/x - 3 का होल स्क्वायर होल क्यूब इधर से रहने दिया, और dx को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया. अब वो इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन नहीं होती. वी हैव टू शिफ्ट दिस इंटीग्रेशन, दिस ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर. ये न्यूमरेटर में चले गया. अब देखो बेटा, मैं बोथ साइड इंटीग्रेटिंग साइन डालूंगा और अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा. y का इंटीग्रल बेटा हमारे पास, dy का इंटीग्रल हमारे पास सिर्फ y होता है. यहां पर 4 इज द कोएफिशिएंट, 4 का कोई इंटीग्रेशन नहीं होगी. यहां पर वैसे ब्रैकेट हम देखेंगे कि ब्रैकेट लीनियर है कि नहीं है. यस सर, ब्रैकेट लीनियर है. तो बेटा हम डायरेक्टली ऐड 1 इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर डिवाइड बाय द डिफरेंशियल ऑफ दी बेस. ये जो बेस है बेटा, इसका डिफरेंशियल से डिवाइड भी करते हैं, 1 - 0, और यहां पर कर देंगे +c. लीनियर से मुराद यहां पर x की पावर 1 है. अगर x स्क्वायर होता तो हम डायरेक्टली ऐड 1 दी पावर डिवाइड बाय दी पावर नहीं कर सकते थे. तो 4 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर -1 माइनस, सॉरी मैंने पावर डायरेक्टली -3 + 1, दिस इज -3 + 1. तो ये पावर हो जाएगी बेटा -2, एंड दिस इज गोइंग टू बी -2 इंटू 1 + c. सिंप्लीफिकेशन कर लें. डू 1 ज़ा 2 टू द 4. तो न्यूमरेटर में बेटा वी गॉट 2 ओवर हियर. डिनोमिनेटर में बेटा मैं x - 3 की पावर +2 कर दूंगा, +c हो जाएगा. In order to find out the value of c, they have already given us the point. अब देखो ये कर्व की इक्वेशन निकल कर आ गई है मेरे पास, बट में c अभी अननोन है, कांस्टेंट अभी अननोन है. तो बेटा ये पॉइंट पुट करूंगा 4,5 यहां पर, y की जगह 5, -4 - 3 is 1. तो बेटा आपके पास c की वैल्यू
Finally, you get c is equal to 3. You're going to put the c over here. अब यहां पर c put कर दें. You'll get the final equation of the curve. अच्छा, सॉरी, वन मोर मिस्टेक. ये -2 था, इसको माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया था, तो ये बेटा c की वैल्यू आ जाएगी 7. और आपके पास बेटा कर्व की इक्वेशन है कि y इक्वल्स टू -2 अपॉन x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 7. ठीक है ना, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन निकल कर आ गई. In question number 2, it says the coefficient of x power 4 in the expansion x plus a की power 6 is p, and the coefficient of x square in the expansion of x plus p 3 power 4 is q. It is given that p plus q is 276. Find the possible values of the constant a. तो देखो बेटा यहां पर we have this binomial x plus a की power 6. इसका coefficient of x की power 4 p के बराबर है, तो हम भी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 निकालते हैं. किस तरह? वी नो दिस फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल टर्म फॉर्मूला NCR a की पावर n minus r b की पावर r. वी नो दिस फॉर्मूला ना. वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस बाइनोमियल. n की वैल्यू 6 हो जाएगी, r इज अननोन ओवर हियर, a की वैल्यू x, and it is going to be 6 minus r, and b की वैल्यू is a over here, it becomes r over here, b पावर r. मैंने इस बाइनोमियल पर, वेरी फर्स्ट बाइनोमियल पर बेटा मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. अब देखो यहां पर r की वैल्यू अननोन है, मुझे x की पावर 4 चाहिए. तो देखो यहां पर x सिर्फ a की टर्म पर है, सिर्फ यहां पर मौजूद है. सो आई कैन इजीली डिसाइड कि r की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा यहां पर, तो मेरे पास बेटा x की पावर 4 निकल कर आ जाएगा. सो आई कैन पुट r वैल्यू इक्वल्स टू 2, ताकि बेटा जब मैं यहां पर 6c2 रखूंगा, x की पावर 6 माइनस 2 रखूंगा, a की पावर 2 रखूंगा, तो देखो यहां पर 6 माइनस 2, r की जगह मैं 2 पुट करूंगा, तो बेटा यहां पर x की पावर 4 बन जाएगा. तो देखो 62 इज गोइंग टू बी, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द कैलकुलेटर, द वैल्यू ऑफ 6c2 इज गोइंग टू बी 15. इस जगह x पावर 4 a स्क्वायर. तो देखो आपके पास 15a स्क्वायर x पावर 4 कर दिया मैंने, इसको अरेंज करके लिखा, वेरिएबल को एट द एंड लिखा. अब कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या है? 15a स्क्वायर. अब ये 15a स्क्वायर बराबर हो जाएगा p के. दिस इज व्हाट दे हैव सेड. सिमिलरली मैं यहां पर बेटा दूसरा बाइनोमियल है ax प्लस p की पावर 3, x प्लस 3 की पावर 4. इसका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर है q के. सो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर. देखो यहां पर मैं अप्लाई कर रहा हूं, इस पर पावर है 4, r की वैल्यू आई डोंट नो, द वैल्यू ऑफ a इज ax पावर 4 माइनस r, और b की वैल्यू बेटा वी हैव 3 ओवर हियर पावर r ओवर हियर. सो आई एम गोइंग टू व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई, आई एम गोइंग टू आस्क माय सेल्फ कि किस तरह मैं x पावर 4 x पावर 2 ला सकता हूं इस बाइनोमियल में. तो अगर r की वैल्यू बेटा, इफ आई पुट r वैल्यू ओवर हियर 2, अगर मैं r की जगह 2 पुट कर दूं यहां पर, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, यानी 4c2 4 माइनस 2 3 पावर r which is 2. देखो 4c2 from the calculator you'll get the answer. That is 6, and this ax plus x power 4 minus 2 is 2. तो ये हो जाएगा a square x square 3 square is 9. After multiplication I got 9 6 is 54, a square x square. Now this over here is the coefficient of x square, 54 a square, and according to them the coefficient of x square is q of this binomial. तो बेटा मैं इसको q से इक्वेट कर दूंगा, q is equal to 54 a square. Now we haven't found out the value of a which we need to find out. देखो उसने ये बोला ना, find the possible values of a.
तो देखो हमारे पास P प्लस Q बराबर है 276 के. द वैल्यू ऑफ P इज 15a स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ Q इज 54a स्क्वायर, which is equal to 276. 15 plus 54 is 69a square. I'm going to divide this 69 on the right hand side. I'll get the value 276 divided by 69. It is 4. Square root on both sides. You'll get the possible values. उसने बोला हुआ है दो वैल्यूज बेटा एक ही वैल्यू लेकर आ गई प्लस माइनस 2 over here. Now in question number 2, 3 part A, it says express 4x square minus 24x plus p in the form of this. Now this is a completing square form where A, B, C are A and B are integers and C is to be given in terms of constant P. तो देखो हम सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिस फॉर्म में इसने बोला हुआ है. कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह करते हैं? We take 4 कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म्स. देखो फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होता है, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 6x कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी. नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3. ठीक है, स्क्वायर बेटा ऐड करवाऊंगा, सबट्रैक्ट कराऊंगा, प्लस p रिमेन सेम. ब्रैकेट के अंदर ऐड और सबट्रैक्ट करवाएंगे. इन ब्रैकेट आई एम गोइंग टू हैव x minus 3 होल स्क्वायर माइनस 9. अब ये 4 इस ब्रैकेट से मिल रहा होगा और 9 4 36 प्लस p हो जाएगा. तो देखो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. आप इसको यूं भी लिखना चाहो यूं लिख दो, प्लस p माइनस 36 या माइनस 36 प्लस p. ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हो गया. c इज टू बी गिवन इन टर्म्स ऑफ, तो हमें c इन टर्म्स ऑफ p निकालना है. यहां पर देखो प्लस c लिखा हुआ है एंड ओवरहेड इज p माइनस 36. तो c इज इक्वल्स टू p माइनस 36. ये निकल कर आ गया. हमने ये फॉर्म यहां पर लिख दिया. सेकेंडली दे आर सेइंग हेंस और अदरवाइज फाइंड अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p. कह रहे p की सेट ऑफ वैल्यूज बता दो फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. कह रहे p की वैल्यू निकाल के दिखा दो अगर इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं हो. नो रियल रूट्स. तो नो रियल रूट्स वाला कंसेप्ट कब आता है सर? नो रियल रूट्स वाला कंसेप्ट तब आता है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? लेस देन 0. तो आप या तो इस पूरी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालें. देखो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. तो b की वैल्यू कितनी है? -24. a वैल्यू इज 4, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड द c वैल्यू इज p. तो यहां पर देखो -24 का स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी 576. ये 16p लेस देन 0 कर दिया मैंने. इफ आई टेक द कॉमन 16 ओवर हियर, तो देखो अगर मैं इधर 16 कॉमन लेता हूं तो यहां पर बन जाएगा 36 माइनस p लेस देन 0. 16 राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो गया एंड यू कैन राइट 36 p इज ग्रेटर देन 36. यूं करके लिख दो या बेटा यूं करके लिख दो p इज ग्रेटर देन 36. सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p आ गया जहां पर बेटा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, जिसका हमारे पास या फिर नो रियल रूट्स होंगे. ठीक है, solve this equation. Now this is the equation, it is called disguised quadratic equation. इसमें बेटा आपके पास वेरिएबल की मिनिमम पावर और मैक्सिमम पावर में 1:2 का रेशियो है.
क्या रेशो है? 1:2 का रेशो। तो देखो जब भी 1:2 का रेशो वो एज अ डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें आपके पास सारे वो ऑप्शंस हैं, यूज कर सकते हैं जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ये अननोन। एक्स की वैल्यू मालूम करना, आप या तो डायरेक्टली इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे वो भी जायज है इसमें। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे यू कैन यूज एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहां पर से आपके पास एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी। अगर आप चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करें, लेकिन यहां पर देखो मैं इधर मेंशन कर रहा हूं कि यहां पर अगर आप एक्स क्यूब की वैल्यू लिखेंगे, यहां पर जो यहां पर लोएस्ट पावर वेरिएबल होता है ना उसकी वैल्यू लिखते हैं, या फिर इसकी मिडिल टर्म डायरेक्टली ब्रेक कर दें, यानी ये 2.5 एक्स क्यूब ब्रेक हो जाएगा दो दो टर्म्स में। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो देखो आपके पास मैं अगर इसकी मिडिल, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं, द वैल्यू ऑफ ए इज गोइंग टू बी 8, बी इज +215, सी इज -27। आप फॉर्मूला लगाएंगे you'll get द आंसर। चलो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेता हूं। बी की वैल्यू 215 आ गई, ए की वैल्यू 8 एंड सी वैल्यू -27 अपॉन 2 into 8। I'm going to put up all these things in the formula. The value of x cube is going to be 1/8, and the other value after with the minus sign you get -27। ये x क्यूब की वैल्यू है, तो क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और x की वैल्यू -3 आ जाएगी आफ्टर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। Now in question number 5, without saying the diagram shows a curve with the equation this, ये कर्व की इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, लिखी हुई है, with x is greater than 0, the curve meet the x axis at the point 0,0 and 4,0, find the area of the shaded region। देखो एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला इज y dx ba, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया। ये यहां पर हम लोग जो भी लिमिट अप्लाई हो रही है बेटा, क्योंकि एरिया अंदर कर्व जो है ना वो 0 से लेकर 4 के दरमियान है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 4 के दरमियान है, ठीक है। ओके सो द एरिया is going to be now the function and the limit from 0 till 4। So what I'm going to do, I'm going to show this step, although ये कैलकुलेटर से हो जाता है डायरेक्टली, लेकिन हमें स्टेप शो करने हैं यहाँ पर। Add 1 the power 1/2 plus 1 minus 5/2, add 1 the power divided by the power, limit से 4 0। So I'm going to have 10x power 3/2 इसका रेसिप्रोकल करें 20/3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करें
सब कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 5/2 है और वो भी 2/5 हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो जाएगा x⁵5/2। और अब इधर आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो गोइंग टू अप्लाई द लिमिट, यू गोइंग टू अप्लाई 4 एवरीवेयर फर्स्ट, दैट इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हर जगह वैसे 0 अप्लाई करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा ये। तो 20/3 4 to the power 3/2, that is 160/3, this is 32, this is plus c, this is going to be 0, minus c plus c minus c is always going to be cancelled, the area बहुत ज्यादा मैंने occupied कर ली स्पेस, is going to be 64/3, or you can say 64/3 बन रहा है, it is 31.333, the answer is going to be 21.33 से फिगर में यूनिट स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, ये आपके पास एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। 9 क्वेश्चन में 6 से द डायग्राम शो द सेक्टर OAB of a circle with center O, angle AOB is theta radians. This is the whole sector of the circle. इसका angle theta है over here. OP and AP is x. OP and AP is x. Show that the arc length of AB is 2x theta cos theta. Arc length of AB, this arc length. You have to show this arc length is 2x theta cos theta. देखो अगर मुझे आर्क लाइन निकालनी है तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, S इक्वल टू आर थीटा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला थीटा शुड बी इन रेडियंस, थीटा ऑलरेडी रेडियंस में है। द ओनली डिफरेंस ओवर हियर कि वी डोंट नो द रेडियस, हमें रेडियस नहीं पता, हमें नहीं पता व्हाट इज द रेडियस ओवर हियर एंड व्हाट इज द रेडियस, ये देखो ये रेडियस है, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस, हमें इनकी वैल्यू नहीं पता यहां पर। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू फर्स्ट, पहले रेडियस पता चलेगा, फिर वो इसको मैं यहां पर पुट करूंगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ। अब वो रेडियस मालूम किया किस तरह जाएगा, जरा उसको देखें आप। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दीज टू लाइंस आर इक्वल, इफ दिस इज द ट्राइंगल तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर इसका ये एंगल थीटा है तो बेटा इसका ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा होगा, पहली बात। तो बेटा ये कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस 2 थीटा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, पाई होता है ना, पाई मतलब 180, तो पाई माइनस थीटा पाई माइनस 2 थीटा इज गोइंग टू बी दिस एंगल। Okay, so in order to find out this value of r, what I'm doing here is applying the cosine rule, पर देखो मैं cosine rule ऐसे अप्लाई कर रहा हूं कि I'm writing AP square, this AP square is equals to OP square plus OA square minus 2 times OP into OA cos of the angle between them। मैं ये वाला एंगल यूज कर रहा हूं, यानी आई एम फाइंडिंग आउट दिस x ओवर हियर, मैं इसको x को सब्जेक्ट बना रहा हूं यहां पर, आई एम यूजिंग दिस इंक्लूडेड एंगल ओवर हियर। अब इससे होगा क्या फायदा,
थिंग इज कि यहां पर देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ओ ए इज आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू आर कॉस थीटा हो जाएगा ये। नाउ यू कैन सी कि आपके पास बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल। What we are going to have is the value of r square minus 2x r cos theta here. तो देखो बेटा यहां से मैं r कॉमन निकाल लूं, r minus 2x cos theta, either r is equal to 0 or r minus 2x cos theta is equal to 0. You will get the value of r which is 2x cos theta. तो ये वैल्यू तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे r equal to 0 because radius cannot be 0. I'm going to put this value of r over here which is 2x cos theta and theta remains same. देखो आर ने देखो डायरेक्टली आ रहा है आपके पास 2x थीटा cos थीटा, आर लाइन प्रूव हो गई हमारे पास ये आ रही है। मैंने क्यों बेटा ये इधर फॉर्मूला इस तरह अप्लाई करा कि इसको इंक्लूडेड एंगल रखा यहाँ पर, ताकि बेटा मुझे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई ना करनी पड़ जाए। सही ना, मैंने इसको इंक्लूडेड एंगल रखा और फिर यहां से बेटा मैंने आर की वैल्यू लगा ली है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एपीबी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड थीटा। कह रहा है एपीबी जो शेड रीजन है इसका एरिया निकाल के दिखा दो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड थीटा। अब आपको साफ पता चल रहा है एरिया ऑफ शेड रीजन बेसिकली इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द शेड रीजन। तो देखो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाय 2 इज द फॉर्मूला। सो व्हाट इज रेडियस ओवर हियर, रेडियस की जगह देखो बेटा मैं ये लिख रहा हूं 2x थीटा cos थीटा, r square theta by 2. The formula is r square theta by 2. एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला। आर में ये थीटा नहीं है, minus area of the triangle. This triangle is an isosceles triangle. Now what you can do, आप चाहो तो बेटा you can use these two side and the included angle this one. You can use these two side and the included angle this one to find the area of this triangle. तो देखो मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या यूज कर रहा हूं, आपके पास हाफ ए बी साइन थीटा इज अ फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। You can use any two sides, either these two sides or these two sides or these two sides. तो अगर मैं ये दो साइड यूज कर रहा हूं तो हाफ r इंटू एक्स साइन थीटा, और यहां पर बेटा मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये जगह बेटा 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0.2 इंटू थीटा माइनस हाफ r की जगह बेटा देखो यहां पर लिख रहा हूं 2x कॉस थीटा, x रिमेन सेम एंड इट इज साइन।
देखो आर की वैल्यू ऑलरेडी यहां पर थी, मैंने वो वाले पहले पुट कर दी यहां पर। ना 2 1 2 2 to the 4 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट ओवर, 2 थीटा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से भी बेटा 2 से 2 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट ओवर, एक्स स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखो आपके पास पूरा एरिया शेडेड रीजन का इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड एक्स निकल कर आ गया। आप चाहो यहां पर कॉमन निकाल लो, इट टोटली ऑन यू, अगर आप कॉमन निकालना चाहो कॉमन निकाल लो, कोई मसला वाली बात नहीं है। यू कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, यू कैन टेक कॉस थीटा कॉमन, वरना यहीं पर रहने तो ये भी सही है आपके पास। इन क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट दे आर सेइंग, बाय फर्दर एक्सपेंडिंग cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कह रहे पहले लेकिन आप इसको एक्सपेंड करो, मैंने कहा चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमने एक्सपेंड कर दिया इसे। अब इसको इन्होंने रखा हुआ है 1 के बराबर, तो मेरा ठीक है, मैं भी इसको 1 के बराबर रख देता हूं, इसकी एक्सपेंशन फॉर्म को 1 के बराबर रख लेता हूं। अब देखो दिस वन और है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1, आइडेंटिटी है, 1 से 1 कैंसिल, दिस 1 and 1 कैंसिल इज गोइंग टू बी 0 हुए है, 2 भी राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो गया 0 हो गया, आइदर cos थीटा इक्वल टू 0 और sin थीटा इक्वल टू 0, विद इन दिस रेंज ऑफ थीटा 0 टिल पाई, cos sin कहां का 0 होता है, cos कहां का 0 होता है सर, cos सिर्फ 0 होता है पाई बाय 2 पर, इसलिए थीटा की जगह पाई बाय 2 लिख दी मैंने आपको। साइन 0 कहां पर होता है सर, 0 पर भी शामिल होता है और पाई पर भी। सो दीज आर 3 वैल्यूज जहां पर बेटा हमारे पास आंसर निकाल लेंगे यहां से। Hence verify the only solution of the equation cos theta plus sin theta equal to 1 for 0 till pi are 0 and pi by 2। यार अब आप वेरीफाई करें कि आपके सिर्फ यही दो सॉल्यूशन 0 एंड पाई बाय 2, इस इक्वेशन के सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है। व्हाट, हाउ आर गोइंग टू वेरीफाई इट, वेरीफाई किस तरह करेंगे, थीटा की जगह 0 पुट कर दो, cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आप थीटा की जगह पाई बाय 2 पुट कर लो, cos पाई बाय 2 अगर आप कैलकुलेशन निकालते हैं गोइंग टू बी 0, sin पाई बाय 2 इज 1, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर आ गई। अच्छा क्योंकि ये हैंस वर्ड लिखा हुआ है ना, तो पिछले पार्ट में एक और सॉल्यूशन आ रहा था, और वो सॉल्यूशन क्या था, पाए, तो हम उसको भी वेरीफाई करते हैं लेकिन वो होगा नहीं, तो हम ये बता रहे हैं कि हमारे सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं हमारे सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है। तो तीसरा जो हैंस कंटिन्यूशन आ रहा था ऊपर से, इसलिए थीटा की जगह देखो मैं पाई पुट कर रहा हूं, cos पाई इज -1, sin पाई इज 0, देखो इट इज नॉट वेरीफाइंग, इट मींस द ओनली सॉल्यूशन आर थीटा एंड पाई बाय 2, हमने प्रूफ कर दिया। Then we have question number part, this question number 7 part B, it says prove the identity।
You're going to consider the left hand side first to prove to the right hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड में जब मैंने एलसीएम लिया, I got the LCM. Which is cos theta plus sin theta, cos theta minus sin theta. So in numerator, the sin theta is going to be multiplied with cos theta minus sin theta, and this 1 minus cos theta is going to be multiplied with cos theta plus sin theta. Sin theta multiplied by cos theta is going to be sin theta cos theta. Numerator, I'm just multiplying these values. Sin theta multiplied by sin theta, ये देगा sin square theta, plus 1 multiplied by cos theta, 1 multiplied by sin theta is sin theta, minus cos theta multiplied by cos theta, cos square theta, minus cos theta multiplied by sin theta, minus sin theta cos theta. In denominator, I can see cos theta plus sin theta, cos theta minus sin theta. I can apply the formula a square minus b square. अब देखो बेटा, sin theta cos theta प्लस में माइनस में कैंसिल हो गए. Now this value over here minus sin square theta minus cos square theta, अगर मैं से माइनस कॉमन निकालकर I'm just writing sin square theta plus cos square theta और रिमेनिंग sin theta plus cos theta मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया. नीचे cos square theta minus sin square theta की जगह मैंने cos square theta में, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में सिर्फ sin theta चाहिए, sin square theta चाहिए, तो मैंने cos square theta में बेटा 1 minus sin square theta का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. This value over here is going to be 1, sin square theta plus cos theta 1 हो गया, plus sin theta plus cos theta, and denominator is going to become 1 minus 2 sin square theta. तो देखो इसको मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूं, अरेंज करके मेरा आंसर निकल कर आ गया cos theta plus sin theta minus 1 अपॉन, ये आपका आंसर निकल कर आ गया. ठीक है. Then part C, they are asking you to solve this equation. आपने इक्वेशन देखी है, देखो उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपने अभी देखी हुई है. You have seen this left hand side, it is equivalent to this. हमने अभी प्रूफ करा है ना इसके बराबर. तो बजाय इसको वापस से सॉल्व करने के, इसको सिंप्लीफाई करने के, आई कैन राइट द लेफ्ट हैंड साइड, और उससे खुद ही बोला हुआ है ए पार्ट 2 एंड बी का रिजल्ट यूज करते हुए. देखो ए पार्ट 2 कह रहे ए का पार्ट 2 और बी वाला रिजल्ट यूज करते हुए सॉल्व दिस इक्वेशन. तो मैंने बोला देखो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर बन जाएगी cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 के बराबर है. अभी तक मैंने सिर्फ जो पिछला सॉल्यूशन था पार्ट बी का उसको यूज करते हुए बस इसको मैंने कन्वर्ट करा इस फॉर्म में, और मैंने कुछ भी नहीं करा. ठीक है. Now what I'm going to do, I'm going to transfer this whole equation on the left hand side. कितना ट्रांसफर कर रहा हूं ये देखना जरा. ये इक्वल टू 0 हो गया, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया. Now I've taken the whole equation, whole this cos theta plus sin theta minus 1 common,
and bracket what is left over 1 over minus 2 sine square theta minus 2 is left over is equal to 0. ठीक है जी. When two brackets are equal to 0, we know this कि cos theta plus sin theta minus 1 equal to 0. Cos theta plus sin theta is equal to 1. We got the equation of a part 2 over here. a part 2 में बेटा ये इक्वेशन थी ना, cos theta plus sin theta equals to 1. और इस पे बेटा हमारे पास सॉल्यूशंस क्या आ रहे थे? We have the solution 0 and pi by 2. तो इधर से हमें मजीद सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है. 0 and pi by 2 are my solutions. Theta values are 0 and pi by 2. ये हमारे पास वैसे ही आ गए. But from here 1 upon 1 minus 2 sin square theta minus 2 equal to 0 था. तो बेटा मैं माइनस 2 को राइट हैंड साइड पे लेकर गया. ये क्रॉस मतलब हुआ 2 minus 4 sin square theta 4 sin square theta लेफ्ट हैंड साइड पर आया. 2 minus 1 1 हो गया. The value of sin square theta is equals to 1 by 4. Now I'm going to solve this equation. I'm going to solve this equation. I'm going to write sin theta is equals to plus minus 1 by 2. We got two questions over here. Sin theta is equals to 1 by 2 and minus 1 by 2. The range is 0 till pi. 0 till pi. You have only first two quadrant in range. The first two quadrant में बेटा आपके पास साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? साइन पॉजिटिव इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. साइन नेगेटिव कहाँ होता है? सर फर्स्ट टू क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता ही नहीं है. तो यहां पर बेटा आउट ऑफ रेंज आपका आंसर आ जाएगा. इधर से आंसर निकल कर आएगा ही नहीं. साइन थीटा पॉजिटिव बेटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में होता है. तो बेटा हम लोग ने यहां पर से आंसर निकाला फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. साइन थीटा नेगेटिव होता ही नहीं है. तो बेटा यहां से तो आंसर निकल कर नहीं आएगा. They're going to find out the alpha. Sine inverse 1 by 2. We are going to put the calculator in radian mode. Sine inverse 1 by 2 is pi by 6. For the first quadrant, theta is equals to alpha, and for the second quadrant, it is going to be pi minus alpha. So theta is going to be pi by 6, and pi minus pi by 6 is 5 pi by 6. So you got four values of theta. एक तो ऊपर से बेटा आपने निकाली थी 0 and pi by 2. Pi by 6, 5 pi by 6. This was the detailed solution of this question. Okay, in this question the diagram shows the graph y equal to fx. ये fx से ग्राफ है, ये function of x से ग्राफ है. This is the function of x over here. से ग्राफ है, 0 से लेकर 2 pi तक का ग्राफ बनाया है इन्होंने. On the diagram sketch the graph of y equal to f inverse of x. f inverse of x से ग्राफ बनाना है. देखो बेटा आपको ये बात पता है कि f inverse of x और fx का ग्राफ दोनों एक दूसरे के इनवर्स जो रिफ्लेक्शन होते हैं एक दूसरे के y equal to x वाली लाइन से. So I have drawn the y equal to x वाली line. This is line of y equal to x. The line passing through the corner to corner, mid of this line. अब इस लाइन से इस पूरे ग्राफ की रिफ्लेक्शन करनी है. जो आपके पास यहां पर ब्लैक में ग्राफ बना हुआ है, फंक्शन ऑफ ग्राफ बना हुआ है, इसकी रिफ्लेक्शन करनी है. अब देखो ये पाई से पहले यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है. तो आपके पास एक पॉइंट तो ये आ गया कि जहां पर आपको पता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. दिस इज द पॉइंट आपको स्टार्ट करना है. ये देखो एक इस बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर है ये. तो मैं बस इसकी रिफ्लेक्शन कर रहा हूं यहां पर कि अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन यूं करूं, दिस इज गोइंग टू बी समवेयर राउंड ओवर हियर. ये रिफ्लेक्ट यहां पर होकर यहां पर आएगा वाला पॉइंट. मैं लाइन हटा देता हूं.
What I'm saying कि this point is going to be reflected over here and this point is going to be reflected over here. तो देखो बेटा मैं यहां पर इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं. देखो ये y इक्वल टू एक्स लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, ये ग्राफ पूरा हमारे पास बनकर आ जाएगा इनवर्स का. ये देखो इसकी रिफ्लेक्शन यहां पर हो रही है, इसकी रिफ्लेक्शन यहां पर हो रही है. हाँ अगर ग्रिड नहीं गिवन है तो आप ऑब्वियसली वो तो आप एक स्केच बनाएंगे, थोड़ा सा शो कर देंगे, उसको में इतने मार्किंग करने की जरूरत नहीं है इसमें, बल लेकिन हो सकती है मार्किंग, तो दैट्स व्हाई वी यूज द मार्किंग. कह रहा है फाइनली इनवर्स, कह रहा है इनवर्स फंक्शन की एक्सप्रेशन मालूम करके दिखा दो. दिस इज योर एफ एक्स. कह रहा आप इनवर्स फंक्शन की एक्सप्रेशन निकाल के दिखा दो. तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन 1/4x. आपने y की जगह x और x की जगह y इनपुट दे देना है. नाउ यू हैव टू फाइंड द y को सब्जेक्ट बनाना है यहां पर. तो बेटा आपने यहां पर क्या करा, x माइनस 3 2 बेटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा. y/4 लिख दिया. जस्ट पुट इट साइन इनवर्स x माइनस 3/2. 4 इधर आ गया. अब ये जो y आया ना बेटा, दिस y over here is the f inverse. This is your final answer. अच्छा बेटा, in this question they are saying part C, the diagram shows a part of the graph of fx. कुछ पार्ट दिया हुआ है इस फंक्शन ऑफ fx का, यहां बना हुआ दिया हुआ इन्होंने. कह रहे कंप्लीट करो स्केच, -2 से लेकर 2 पाई तक बनाना है. देखो ये सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई तक बना हुआ है, हमें -2 पाई तक बनाना है ग्राफ को. और फिर बताओ कि यार इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. तो देखो पहले ग्राफ को बनाने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि बेटा यहां पर आपके पास जो ये वैल्यूज है ना, just put it in the calculator and find out the value of y. I've got the values of this graph, of the same graph, on -pi/2, -pi, -3/2 and -2 pi, which is 2.23, 1.58, 1.52 and y equals to 1. And these values are going to help me out in finding in just plotting these values, in sketching the graph. So देखो x equal to -pi/2 का I'm getting 2.23. So as you can see that pi/2 is 1.57, 3.14 is a pi value, 4.71 is a 3pi/2 value, 2 pi is 6.28. So 2.23 is going to be somewhere between 3.14 and 1.57. Obviously pi and pi/2 के दरमियान कहीं वैल्यू होगी. तो देखो यहां पर pi/2 पे वैल्यू यही रही. दिस इज द वैल्यू ऑन pi/2. तो -pi/2 पर वैल्यू बेटा यहां पर 2.23 आ रही है. तो बिल्कुल मैं इसको सिमेट्रिकली लेकर चलूंगा. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वैल्यू -pi/2 पर जो मैं वैल्यू अप्लाई करूंगा, so it is going to be approximately over here. Somewhere around over here. ठीक है ना. वैसे स्केचिंग करनी है, इट शुड नॉट बी द एग्जैक्ट. मैंने सिर्फ इससे एक आइडिया ले लिया वैल्यू से कि मेरी वैल्यूज चलेंगी किस तरह. -pi से 1.58 वैल्यू आ रही है, इट वुड बी समवेयर अराउंड लाइक दिस. 1.52 आ रही है -3/2 पर, इट वुड बी समवेयर अराउंड लाइक ओवर हियर. और इधर आ रही है 1 आ रही है वैल्यू. द वैल्यू इज 1 ऑन -2 pi. तो देखो मैं यहां पर अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने सिर्फ इधर ये वैल्यूज निकालकर एक स्ट्रक्चर निकाल लिया कि कहीं ये ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा, या कहीं इसका शेप किस तरह बनेगा. तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर निकाल लिया, ऑल्दो माय इंटेंशन वाज नॉट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू.
तो मैंने बस यहां पर एक स्ट्रक्चर बना लिया कि मुझे अंदाजा हो गया मेरा कर्व किस तरह बन रहा होगा। ठीक है ना, ये मैंने एक आइडिया ले लिया। नाउ आई एम रिमूविंग दिस वैल्यूज। मैंने सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए पॉइंट्स लिए थे, पॉइंट्स को चेक करा था कैलकुलेटर से कि मुझे तो नहीं पता भाई ये वैल्यूज किस तरह आनी है। अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूं यहां से। दिस वॉज जस्ट एन आइडिया, दिस वॉज जस्ट एन आइडिया कि किस तरह हमारा ग्राफ प्लॉट हो रहा होगा, लेफ्ट साइड पे किस तरह ग्राफ जा रहा होगा, क्या ग्राफ यूं जाता, क्या ग्राफ यूं जाता, क्या ग्राफ यूं जाता। तो मुझे सिर्फ एक आइडिया पता चल गया मेरी स्केचिंग किस तरह होनी है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है hence explain whether the function has an inverse। तो बेटा इसका इनवर्स होगा। यस, इट हैज एन इनवर्स। अच्छा इनका ये वैल्यू से मैंने सिर्फ आइडिया लेने के लिए करी थी, तो आई एम जस्ट, मैं कहीं, तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा यस, इट हैज एन इनवर्स बिकॉज इट इज वन टू वन फंक्शन। ये वन टू वन फंक्शन है ना। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, देखो हर पॉइंट, हर लाइन एक ही पॉइंट में डिसेक्ट कर रही होगी। इट मींस इट इज अ वन टू वन फंक्शन, और वन टू वन फंक्शन का हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। In part C, it says describe fully the sequence of three transformation which can be combined to transform the graph y equal to sin x, making clear the order in which the transformation is applied। Order भी हमें कह रहा है clearly, आप बताइएगा। कह रहा है अगर y equal to sin x को you have to transform in this, किसमें, y is equal to 3 plus 2 sin 1 by 4x। कह रहा है इसमें अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो बताओ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो देखो बेटा यहां पर सबसे पहले आपने देखना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है ना। दीज आर टू वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो टू मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज, दीज आर टू वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई चीज फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है या फिर ऐड हो रही है पूरे फंक्शन से, तो बेटा वो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है। और अगर एक्स रिप्लेस हो रहा है 1/4x से, इसका मतलब बेटा ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब क्योंकि ये एक्स रिप्लेस हो रहा है 1/4 इंटू एक्स से, तो बेटा ये स्ट्रेचिंग है। तो फर्स्ट हम लोग यहां पर स्ट्रेचिंग को देख रहे हैं। स्ट्रेचिंग में बेटा स्ट्रेच फैक्टर इज द रेसिप्रोकल। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग होती है तो बेटा स्ट्रेच फैक्टर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो गया। और स्ट्रेचिंग क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग है। फिर सेकेंडली वी हैव स्ट्रेचिंग अगेन, वी हैव ट्रांसलेशन, बिकॉज फंक्शन से वैल्यू ऐड हो रही है। तो यहां पर तो बेटा अभी फंक्शन ही हुआ है कि साइन एक्स रिप्लेस हो गया 1/4x से। अब साइन एक्स से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगेन ये स्ट्रेचिंग में यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। यहां पर स्ट्रेचिंग और ट्रांसलेशन में बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्रेचिंग को दूंगा मैं। यहां पर आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस स्ट्रेचिंग। यहां पर स्ट्रेच फैक्टर बेटा 2 है, एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, यानी आप पहले इधर 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अगर दोनों वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसे यहां पर वर्टिकल स्ट्रेचिंग है और वर्टिकल ट्रांसलेशन है, तो बेटा आप पहले बॉर्ड मास रूल के मुताबिक पहले स्ट्रेचिंग को फोकस करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है पहले उसको फोकस करेंगे। इसलिए बेटा मैंने स्ट्रेचिंग को फोकस करा। और फिर यहां पर अब मैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन कौन सी है,
वर्टिकल ट्रांसलेशन है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन नहीं है, तो जीरो थी हमारे पास, ट्रांसलेशन फैक्टर जीरो, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हो जाएगा। ये वर्टिकल ट्रांसलेशन है, तो देखो ये फाइनली यहां पर आकर 3 + 2 sin x/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हम फॉलो करेंगे, सो दैट आई कैन गेट द 3 + 2 sin π/4 x/4, x/4 आ जाएगा हमारे पास। In question number 9 it says the second term of the geometric progression is 16. Geometric progression की second term 16 है, and the sum to infinity is 100. Find the two possible values of the first term. सेकंड टर्म होती है ए आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इसलिए इसको ए आर इक्वल टू 16 कर दिया मैंने। सम टू इन्फिनिटी होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, उसको बराबर कर दिया 100 के। Now I'm going to solve them simultaneously ताकि बेटा हमारे पास वैल्यू आ सके किसकी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ सके। फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट टर्म। तो यहां से बेटा मैंने आर को सब्जेक्ट बनाया, दैट बिकम्स 16/a, और बेटा ये आर की वैल्यू आप पुट इट ओवर हियर इन द सेकंड इक्वेशन। आप चाहो तो इसको पहले मल्टीप्लाई करा दो, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर यूं कर लो, उसके बाद यहां पर बेटा आर की वैल्यू कैन जस्ट पुट इट ओवर हियर। आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट इज a minus 16 upon a, a क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, a स्क्वायर 100 into a minus 16, a स्क्वायर 100 into a 100a, ये हो जाएगा बेटा 1600, a स्क्वायर minus 100a plus 1600 is equal to 0. What you are going to do now, you are going to break the middle term or apply the quadratic formula. Find out the value of a minus b plus minus under root b square minus 4c upon 2a. मिड पे ले आता हूं इसको मैं। आफ्टर सिम्प्लीकेशन मेरे पास बेटा ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 स्क्वायर रूट गेट 60 ओवर हियर। मैं स्क्वायर रूट लेने के बाद बता रहा हूं, ये 60 आ गया। तो a की वैल्यू 100 + 60/2, इट इज 80। 100 minus 60 40/2, तो a की दो वैल्यूज बेटा निकल कर आ गई आपके पास। ठीक है, अब देखो, it says show that the n term of the one of the two possible geometric progression is equal to the 4 power n minus 2 multiplied by the n term of the another geometric progression. अब देखो यहां पर n term of one of the two possible geometric progression। अब आप देखो देखो ऊपर आपके पास a की वैल्यू 80 और a की वैल्यू जो है ना वो 20 आ रही है। तो r की वैल्यू बेटा 16/a यहां पर रखते हैं ना हम लोग। तो अगर मैं a की वैल्यू 20 रखता हूं तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ r 16/20 विच इज 4/5। अगर मैं a की वैल्यू 80 रखता हूं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ r 16/80 विच इज 1/5। अब देखो दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई ना मेरे पास, एक ये रही जिसकी ए और आर की वैल्यू ये रही, और एक ये आर की ए और आर की वैल्यू ये रही। शो द एन टर्म ऑफ द वन आउट ऑफ टू पॉसिबल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो दोनों की एन टर्म किस तरह निकालते हैं, ए की पावर आर की पावर ए आर की पावर n-1, ए की वैल्यू 20,
यहां पर देखो मैं 4 की पावर n-1 हो गया और 5 की पावर n-1 हो गया। इसको ब्रेक कर दिया बेटा मैंने, पावर्स को मुझे लाना है 4 की पावर n-2। अब देखो मैंने 20 को लिख दिया 5 × 4, देखो बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 5 5, तो आप 5 को नीचे लेकर आ जाओ ताकि बेसिस सब्ट्रैक्ट सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हो जाएगा बेटा 1/5 की पावर n-1 ऊपर पावर जेड हो जाएंगी, बेसिस सेम है, पावर देखो पैड हो गई 1 + n-1। तो बेटा इसकी n टर्म बेटा मेरे पास आ रही है 4 की पावर n/5 की पावर n-2 है। अब वो कह रहे आपकी जो n टर्म आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 4 की पावर n-2 मतलब n इन टर्म ऑफ द अदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो मैं दूसरी n टर्म निकाल रहा हूं, दूसरी वैल्यू से लेकर ए आर की पावर n-1। अब मैं यहां पर a की वैल्यू 80 लूंगा, r की वैल्यू लूंगा बेटा 1/5। अब 80 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 80 इज 5 × 16 और 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही रहेगा, 5 की पावर n-1 हो जाएगा। 16 ऐसे रहा, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो 15 n-1 बेसिस सेम है, पावर नीचे ले आया मैं, पावर 1 थी नीचे आकर माइनस हो गई, तो 16/5 की पावर n-2 हो गया। अब देखो ये दोनों की n टर्म निकल कर आ गई मेरे पास, ठीक है ना। अब मैंने इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप निकालना है, उसने क्या बोला हुआ है, n टर्म ऑफ द टू, वन ऑफ द टू पॉसिबल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द 4 पावर n मल्टीप्लाई बाय द n टर्म ऑफ द अदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर देखो बेटा मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर मैं एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये वाली, और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये वाली, इसको टी डैश एन कह देता हूं ताकि दोनों को आपस में डिफरेंशिएट कर सकूं। अब यहां पर अगर आप 5 की पावर n-2 का सब्जेक्ट बनाएं और इसको यहां पर पुट इन कर दें, तो देगा बेटा 4 की पावर n/Tn हो जाएगा। यहां पर देखो मैंने 5 की पावर -2 की जगह ये रख दिया, ये पूरी एक्सप्रेशन रख दी यहां पर। इसका जब रेसिप्रोकल करूंगा ना तो 16 मतलब है t की पावर n/4 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये 4 की पावर n हो गया। अब इधर देखो टी डैश एन क्या आ रहा है हमारे पास, यहां पर हमारा टी डैश एन आ रहा है 4 की पावर 2 - n इंटू टी एन। आना क्या चाहिए, 4 की पावर n-2 मतलब है n टर्म ऑफ द अदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहां पर तो हमारे पास वो रिलेशनशिप नहीं बन रहा, तो मैंने कहा यार इसी को अगर मैं रेसिप्रोकल करके लिख दूं, यानी t की पावर डैश n को डिवाइड बाय 4 की पावर 2 - n लिख दूं, टी एन हो गया यहां पर। तो टी की पावर डैश n
ये पावर बेस 4 ऊपर जाएगा, ये -n + n हो गया, +2 -2 हो गया। देखो हमारे पास वही चीज आ रही है, हमने बात प्रूफ कर दी ना कि ये वाली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म 4 की पावर n - 2 मल्टीप्लाई बाय द nth टर्म ऑफ द सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात प्रूफ कर दी है। तो आइदर आप किसी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, यहां से बस आपको ये रिलेशनशिप निकाल के देना है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म दूसरे की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को n-4 के बारे में n-2 से मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाएगी। The equation of the circle x minus a whole square plus y minus c whole square equals to 20. The line y equals to half x plus 6 is the tangent to the circle at point P. Show that one possible value of a is 4 and find the other possible value. देखो हमारे पास यहां पर ये सर्कल जो दिया हुआ है ना, इसका सेंटर है ये a और 3, इसका सेंटर ऑफ द सर्कल है। कह रहे एक लाइन इसके टेंजेंट है। मतलब अच्छा, अगर लाइन टेंजेंट टू द सर्कल है ना, किस पॉइंट पर है? P पॉइंट पर है, एट पॉइंट P है। मेरा वो पॉइंट P मुझे पता नहीं है। तो मैंने अगर ये लाइन टेंजेंट टू द सर्कल है ना इस पॉइंट P पर, तो आपके पास सबसे पहले इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर, y की जगह हाफ x प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 लिख दिया मैंने। ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लें आप। So now I'm going to expand this bracket, x square minus 2ax plus a square. This is going to be 1/4 x square 2ab. It is going to be 2 multiplied by 1 by 2 multiplied by 3. It is going to be 3x plus 9 is equal to 20. I'm going to take the LCM, 4x square, 4 to the 8x, 4a square plus x square, 12, 9 4 the 36 is equals to 20 upon 4. मैंने LCM ले लिया यहाँ पर। I'm going to add 5x square minus 4x square plus x square, 5x square plus 12ax minus 8ax, 4a square plus 36, 4 multiplied by 20 is 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। इधर से बेटा मैंने I took x कॉमन, 36 minus 80, 36 minus 80 is going to be minus 44. अब क्योंकि वो टेंजेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. b वैल्यू इज 12a minus 8a होल स्क्वायर, a वैल्यू इज 5 and constant 4a square minus 44 is equal to 0. I'm going to expand this bracket. 12a square is 144a square, 2 multiplied by 12 multiplied by 8, 2ab value is minus 192a plus 8 का square 64a square, 4 5 the 20, 20 multiplied by 4 is going to be 80 a square, 4 5 the 20 multiplied by 44, 20 multiplied by 44 is going to be 880, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा। तो 144 a square just got one mistake, ये 12a नहीं था, just 12 था। So I'm going to add the a terms, 64 minus 80 minus 16, ये minus 192a हो गया, 144 plus 880 is 1024. पूरी क्वेश्चन में अगर 16 कॉमन आ रहा है, I'm going to take 16 कॉमन। तो मैंने -16 कॉमन निकाला,
I got a square plus 12a plus minus 64 is equal to 0. राइट हैंड साइड पे -16 आगे डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 हो गया. एंड देन फाइनली आई गॉट द वैल्यू ऑफ a after breaking up the middle term. a कॉमन आ गया, a plus 16 -4 कॉमन आ गया, a plus 16. We got the value of a plus 16, a minus 4 equal to 0. a की वैल्यू -16 और 4 आ गई. 4 भी प्रूव हो गया और दूसरी वैल्यू भी बेटा हमारे पास निकल कर आ गई इस कंडीशन पर. ठीक है. In question में 10 part B, it says when a is equal to 4, find the equation of the normal to the circle at P. तो देखो जब a की वैल्यू 4 है तो यहां पर इस इक्वेशन को अगर मैं अपडेट कर दूं, x माइनस ए का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 20, ये सर्कल की इक्वेशन है. तो यहां पर मैं x माइनस 4 लिख दूं प्लस वाई माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 20. सही ना. और टेंजेंट की जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू हाफ x प्लस 6. और ये टेंजेंट कहाँ बन रहा था, ये भी बेटा यहाँ पर नोट डाउन कर लें. ये टेंजेंट बन रहा था हमारे पास एट पॉइंट P. तो सेम पॉइंट पे जहां पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है वहीं पर हमारे पास टेंजेंट बन रहा था. अब देखो मसला कुछ ये है कि आपके पास ये टेंजेंट की इक्वेशन है और टेंजेंट का ग्रेडियंट बेटा अगर आप निकालना चाहो यहां पर तो टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा 1/2. ये टेंजेंट का ग्रेडियंट है. मैं अगर आपसे बोलूं बेटा नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होगा तो आप बोलोगे सर इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें. ये हमारे पास नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा विच इज -2 ओवर है. ये -2 आ जाएगा यहाँ पर. तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए उसका ग्रेडियंट निकल गया, उसकी टेंशन हमारे पास से खत्म हो गई. ठीक है. अब मुझे मालूम करना है नॉर्मल की इक्वेशन. तो नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमें नॉर्मल का पॉइंट पता होना चाहिए. तो हमें अगर पी पॉइंट निकालना है जिसपे हमारे पास टेंजेंट या हमारे पास नॉर्मल बन ही रहा है, तो बेटा हमने टेंजेंट को और इस सर्कल को साइमल्टेनियस सॉल्व करने की कोशिश करी थी. हमारे पास ये एक इक्वेशन आई थी एक्स की फॉर्म में जो कि हमें एक्स की वैल्यू निकाल के दे दी जो कि पी का एक्स कोऑर्डिनेट है. तो मैंने बोला यार ये एक्स की वैल्यू तो इसने निकाल के नहीं दी मुझे. यहाँ पर क्यों नहीं दी, क्योंकि मुझे ए अननोन था. लेकिन अब ए क्योंकि मुझे पता चल गया है, ए कौन सा यूज करना है अब हमें, ए की वैल्यू हमें यूज करनी है 4 यूज करनी है. तो बेटा मैं यहां पर ए की वैल्यू 4 यूज करूंगा तो ये बन जाएगा 5x² प्लस 12 इंटू 8 4 32. ये 32 हो जाएगा. x 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 64 हो जाएगा. और 64 माइनस 44 बेटा ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 0. इधर में भी अपडेट करके लिख देता हूं 12 माइनस 32 इस -20. और ये वो इक्वेशन आ गई जिससे बेटा मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी. जैसे मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ तो x² -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 5 राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा. ये x² -4x प्लस 4 क्या बन जाएगा, x -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा. स्क्वायर रूट बोथ साइड x की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी. वंस आई गॉट द x वैल्यू, तो बेटा आप सर्कल की इक्वेशन में चाहो सर्कल की इक्वेशन में पुट 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 कर दो, टेंजेंट की इक्वेशन में चाहो टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि ये पी पॉइंट टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट है. तो आप जिसमें चाहो पुट कर लो. तो देखो मैंने यहां पर y इज इक्वल टू हाफ एक्स टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दिया. आई गॉट द वैल्यू ऑफ
y ओवर हेयर 7। तो बेसिकली अब मेरे पास p पॉइंट जो निकल कर आ गया वो आ गया 2,7। अब मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहता हूं। तो नॉर्मल की इक्वेशन किस तरह निकलेगी बेटा? y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस 7 माइनस 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2x, 4 प्लस 7 इज 11। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन निकल कर आ गई। फिर पार्ट सी में बोल रहे फॉर a इज इक्वल टू 4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू द नॉर्मल फाउंड इन पार्ट बी। कह रहा अगर a की वैल्यू 4 है तो आप दो टेंजेंट्स की वैल्यू मालूम करके दिखा दो, दो टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करके दिखा दो सर्कल से जो कि पैरेलल टू दी नॉर्मल है, जो कि आपने पार्ट बी में फाउंड करें। अब देखो आपके पास अगर वो दोनों टेंजेंट पैरेलल टू दी नॉर्मल है तो उनका ग्रेडियंट वही होगा जो यहां पर -2 दिखा हुआ है यहां पर नॉर्मल का ग्रेडियंट। तो इन दोनों टेंजेंट के ग्रेडियंट बेटा हमारे पास क्या होंगे? -2 होंगे। अब किस पॉइंट पे ये दोनों जो है वो टेंजेंट बन रहे हैं हमें वो चेक करना है। अब देखो अगर a की वैल्यू 4 है तो यहां पर बेटा जैसे मैंने अपडेट किया था कि सर्कल की इक्वेशन यही रहेगी। ये सर्कल की इक्वेशन है। अब देखो ये जरा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आपको सामने। यहां पर सर्कल का सेंटर है ये, लेट्स से। और ये सर्कल का सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर है 4,3। अब जिस पॉइंट पे ये नॉर्मल बन रहे हैं तो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन रहे हैं तो अब उन दोनों टेंजेंट, वो टेंजेंट किस पॉइंट पे बन रहे हैं हमें वो मालूम करना है सबसे पहले। लेट्स से कि वो दोनों टेंजेंट इस पॉइंट पे बन रहे हो। हमें नहीं पता किस पॉइंट पे भी बन रहा है, इसलिए मैंने रेंडमली दो पॉइंट बना दिए। क्या पता वो दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो यहां पर और यहां पर बन रहे हो। सही है ना? वो दोनों टेंजेंट्स कहां बन रहे हैं हमें नहीं पता। लेट्स से वो टेंजेंट यहां बन रहे हैं। तो अब वो पॉइंट हमें निकालना है कि जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बन रहे हैं और इन दोनों ग्रेडियंट मुझे पता है -2 है। इन दोनों ग्रेडियंट मुझे पता है -2 है। तो लेट्स से अगर वो पॉइंट कहीं भी बन रहे हो, मैं देखो मैं रैंडमली मैं फिर से बता रहा हूं, कहीं भी बन रहे हो, अगर मुझे इनका सिर्फ ग्रेडियंट पता है और मुझे इनका पॉइंट नहीं पता तो मेरे लिए सबसे पहली चीज है कि मैं इनका पॉइंट मालूम करके दिखाऊं। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई देखो लेट से ये पॉइंट एक्स वाई है हमें नहीं पता, हमें सेंटर पता है 4,3 है। अगर मैं सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का ग्रेडियंट निकालूं तो आप ये बोलोगे ना कि सर ग्रेडियंट हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x1 x1 से आएगा। तो हमारे पास ग्रेडियंट अभी यहां पर क्या आ जाएगा? सर हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा y2 3 माइनस y अपॉन 4 माइनस x। इससे हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा इनका। किसका ग्रेडियंट आएगा? इस रेडियस सेगमेंट का ग्रेडियंट आएगा। अब आपके पास ये रेडियस सेगमेंट और ये जो दो टेंजेंट्स बन रहे हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है। आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब मैं इनको
m1 मल्टीप्लाई बाय m2, यानी यहां पर हमारे पे ये टेंजेंट का ग्रेडियंट है। अगर मैं इनको यूं कहूं कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 है, m1 की जगह -2, m2 की जगह 3 माइनस वाई अपॉन 4 माइनस एक्स रखूंगा इक्वल टू -1, तो ये तो आपस में परपेंडिकुलर इसलिए रिलेशनशिप रखा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ, आई विल गेट एन इक्वेशन ओवर हियर। यहां पर जगह 2 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। माइनस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस एक्स हो गया, ये हो गया 2y, 4 माइनस 6 -2 हो गया। ये मेरे पास एक्स सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर मैंने एक्स भी सब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। अब मैं इस इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा, तो देखो बेटा मेरे पास पॉइंट निकल कर आ जाएगा। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और यहां पर बेटा x की वैल्यू 2y माइनस 2 मैं पुट करूंगा। It is going to become 2y minus 6 whole square टू कॉमन निकाल लिया, तो इट बिकम 4y माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये y माइनस 3 होल स्क्वायर इज 20। मैंने 2 कॉमन निकाला था तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 20, 4y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये होगा 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5 1 जा 5 4 20। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो y माइनस 3 का बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 के, यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ y, एक 2 प्लस 3 5 हो जाएगी y की वैल्यू, और एक 2 माइनस 3 माइनस 3 -2 प्लस 3 1 हो जाएगी y की वैल्यू। अब ये दो y की वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एम गोना टू पुट इट ओवर हियर, x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2, तो y की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2 5 10 10 माइनस 2 8, और 2 1 2, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो ग्रेडियंट भी पता है हमें, टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है हमें, दो पॉइंट्स पता चल गए 8,5 एंड 0,1। तो y ग्रेडियंट हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो पैरेलल टू द नॉर्मल थे, तो जो नॉर्मल का ग्रेडियंट था विच इज -2, हमने पहले ही देख लिया था, इधर भी यही ग्रेडियंट होगा -2, तो y माइनस y1 -2 x माइनस x1, एक तो इससे क्वेश्चन आ जाएगी, और एक है कि y माइनस y1 -2 x माइनस x1। तो y की वैल्यू -2x, 16 प्लस 5 21 आ गई, और एक बेटा हमारे पास y की वैल्यू -2x प्लस 1 आ जाएगी। तो दीज आर द टू टेंजेंट इक्वेशन जो कि हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन निकल कर आ जाएंगी, टेंजेंट की इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, अब फिर यहाँ पर दिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल्स टू k रूट 4x प्लस 1 माइनस x प्लस 5 वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट। कह रहा dy बाई dx निकाल के दिखा दो, तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। बोथ साइड डेरिवेटिव लिया मैंने, k कांस्टेंट है, 4x प्लस 1 की पावर 1/2 है, तो पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराया, और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कराया, मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशियल ऑफ द बेस, 4x प्लस 1 का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा,
माइनस एक्स लिखा हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो अगर आप देखें तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स निकल कर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में ये 2 बच जाएगा, 1/2 माइनस 1 इज -1/2, 2 यहाँ पर एज इट इज बच गया, ये -1। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया k अपॉन 2k अपॉन 4x प्लस 1 की पावर 1/2, यानी स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी पावर नीचे आकर, और ये -1 एज इट इज कॉपी। ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग यू, फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ के। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। तो देखो 2k अपॉन रूट 4x प्लस 1 -1 इक्वल टू 0 रखा मैंने 2k अपॉन 4x प्लस 1 रूट में 1 को राइट हैंड साइड पे ले गया, 2 कैसे रहा, रूट 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया राइट हैंड साइड पे जाकर, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, इट बिकम्स 4k स्क्वायर 4x प्लस 1, ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस से -1 इक्वल टू 4x, 4k स्क्वायर -1 अपॉन 4, हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ k हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। कह रहा गिवन दैट k इज इक्वल टू 10.5, find the equation of the normal to the curve at the point where tangent to the curve makes an angle of tan inverse 2 with a positive x-axis। देखो अब k उन्होंने दे दिया 10.5 है, हमें इक्वेशन टू दी नॉर्मल निकालनी है, कर्व के साथ जो नॉर्मल बन रहा है उसकी इक्वेशन निकालनी है। और यहां पर उन्होंने हिंट क्या दे दिया, अब देखो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होती है ना कर्व के साथ, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट और नॉर्मल का पॉइंट पता होना चाहिए। इस तरह टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट का ग्रेडियंट टेंजेंट का पॉइंट पता होना चाहिए, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात कहूं कि बेटा अगर मैं यहां पर k की जगह यहां पर जो उसने 10.5 बोला हुआ है मैं वो पुट कर देता हूं, तो इससे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और वो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट का ग्रेडियंट, रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट का ग्रेडियंट, नॉर्मल का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये देखो, ये यहां पर मैं k की जगह 10.5 पुट कर रहा हूं, और ये रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट के ग्रेडियंट को, मैं डी वाई बाई डी एक्स की जगह mt लिख रहा हूं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, आई गेट द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। अच्छा दूसरी बात ये, उसने बोला हुआ है टेंजेंट जो है ना टू द कर्व मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आपको याद हो तो बेटा हमारे पास ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला होता था m इक्वल्स टू tan थीटा, और ये थीटा जो होता था ना वो हमारे पास एंगल विद द एक्स एक्सिस होता था। तो यहां पर एंगल दे दिया गया tan इनवर्स 2, टेंजेंट का एंगल दे दिया गया tan इनवर्स 2 विद द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं tan इनवर्स 2, तो tan और tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो गया, बेटा मेरे पास टेंजेंट का ग्रेडियंट 2 भी आ गया। अब देखो ये भी मेरे पास टेंजेंट का ग्रेडियंट है, ये भी मेरे पास टेंजेंट का ग्रेडियंट है, और ये भी मेरे पास टेंजेंट का ग्रेडियंट है। मैं दोनों को आपस में इक्वेट कर रहा हूं। सर दोनों को सही है, आपस में मेरी इक्वेट बात करने थोड़ी की सी वजह, समझा दें। बेटा इक्वेट करने की वजह ये है कि मुझे वो पॉइंट चाहिए जिसपे टेंजेंट बन रहा है, जिसपे नॉर्मल बन रहा है, हमें वो पॉइंट चाहिए। और वो पॉइंट बेटा इसी हिंट से मालूम होकर देगा, यहाँ पर देखो एक्स अननोन है, वो पॉइंट इसी हिंट से मालूम होकर पता चलेगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे टेंजेंट भी बन रहा है, तो टेंजेंट की हमने ग्रेडियंट निकाल चुके हैं, और टेंजेंट का एक ग्रेडियंट ये भी है हमारे हम्म। पास। जी मैंने जी दोनों को सही आपस है। में इक्वेट करा, ये हो गया 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10.5, ये हो जाएगा 21। क्रॉस में लेकर आऊंगा, पहले 3 1 जा 3 7 21, रूट 4x प्लस 1, क्रॉस में लेकर आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी,
4x प्लस 1 इक्वल्स टू 48 हो गया, ये 1 आगे माइनस हो जाएगा, ऑफ x ओवर हियर इज गोइंग टू बी 4 1s are 4 2s are 8 and I'm going to copy that इक्वेशन ओवर हियर ताकि मैं y की निकाल सकूं। देखो k की जगह 10.5 यहाँ पुट कर दिया और x की जगह 12 पुट कर देंगे। सर निकालना क्या था, मैं भूल गया। So my value for the y is exactly 66.5 आ रहा है। अब अगर मुझे निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल का पॉइंट पता चल गया, ये टेंजेंट का भी यही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बन रहा है, इसी पॉइंट पे नॉर्मल नहीं बन रहा है। लेकिन बेटा नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, देखो आपके पास टेंजेंट का ग्रेडियंट आ रहा है 2, तो नॉर्मल का ग्रेडियंट हो जाएगा -1/2। तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस x1, इसको सिंप्लीफाई कर लें, y इक्वल्स टू -12x प्लस 6 प्लस 66.5। तो नॉर्मल की इक्वेशन लगी y इक्वल्स टू हाफ एक्स, इट इज गोइंग टू बी 72.5 प्लस 72.5। इसको मैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी यहाँ पर।